Very good morning, students. Today we will discuss features of economic policy pursued under planning till 1991. प्लानिंग जो हुई थी 1991 तक की जो प्लानिंग की अगर हम बात करें, हम जानते हैं कि उसमें IPR 1956 भी आता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 वाली ही चली। उसमें क्या किया गया था आपको सबको पता है कि 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन कर दिया गया था इंडस्ट्रीज़ का। मतलब इंडस्ट्रीज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था। एक कैटेगरी वो जिसको पब्लिक सेक्टर ऑन करेगा, एक कैटेगरी वो जिसकी ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के पास होगी, और जो बाकी बची हुई थी जो ना पब्लिक सेक्टर के अंडर में थी ना प्राइवेट सेक्टर के अंडर में, वहाँ उस पर दोनों का स्वामित्व था, दोनों की ओनरशिप थी। फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991। तो इसमें क्या है, साथ ही IPR 1956 में क्या किया गया था, इंडस्ट्रियल लाइसेंस दिया गया था। मतलब गवर्नमेंट के पास लाइसेंस देने का अधिकार था, गवर्नमेंट लाइसेंस देती थी, जिससे कि अगर कोई न्यू इंडस्ट्री सेटअप करनी है या आपका क्या कहते हैं प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था प्राइवेट इंडिविजुअल्स को गवर्नमेंट से। क्लियर। नेक्स्ट कि उसमें कंसेशंस दिए गए थे, इंडस्ट्रियल कंसेशंस इट मीन्स कि उसमें क्या किया गया था कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, जो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे उनको अट्रैक्ट करने के लिए, इंडस्ट्री बैकवर्ड एरिया में सेटअप कराने के लिए क्या करते थे, उनको कंसेशंस देते थे। जैसे टैक्स हॉलीडे दे दिया, या फिर आपको कुछ टाइम पीरियड का, इसका मतलब है कुछ टाइम पीरियड तक वहाँ पर जो इंडस्ट्री सेटअप करेगा बैकवर्ड एरिया में उसको टैक्स नहीं देना है। क्लियर। तो ये सब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में लागू किया गया, और यही सब चला आपका प्लानिंग, यही सब प्लानिंग चलती रही 1991 तक। तो फर्स्ट फीचर क्या था, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। हम सबसे ज़्यादा किस पर रिलायंस कर रहे थे, पब्लिक सेक्टर पर। प्राइवेट सेक्टर की जगह हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन का भार भी किसको सौंपा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको सौंपी थी, पब्लिक सेक्टर को। क्योंकि हमारा मानना ये था या कंडीशन ऐसी थी कि इसमें जैसे कैपिटल की कमी थी, लैक ऑफ कैपिटल था, या कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं था, कैपिटल की कमी होने के कारण इनकम ज़्यादा नहीं हो रही थी, तो वो कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था। तो इसलिए हमने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर जो ग्रोथ अगर होती, ग्रोथ सोशल जस्टिस के साथ नहीं हो रही थी, ग्रोथ सोशल जस्टिस के साथ करने के लिए, सामाजिक कल्याण के साथ करने के लिए पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री मतलब सौंपा गया। In Industrial Policy Resolution 1956, 17 industries were reserved for public sector and 12 industries were reserved for प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के लिए सिर्फ 12 इंडस्ट्रीज़ को रिजर्व किया गया और 17 इंडस्ट्रीज़ को पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किया, जिससे कि हमारा ग्रोथ विद सोशल जस्टिस हो सके। अचीविंग द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, और इसका मेन कारण क्या था, सोशलिस्ट पैटर्न। इट मीन्स कि हमें देश सेवा जो होती है एक तरीके से, या सामाजिक जन कल्याण। इट मीन्स कि जैसे, क्योंकि जो लोग थे, जो पीपल थे उस टाइम पे कंडीशन ऐसी थी, पॉवर्टी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा थी। क्लियर। और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे, जो प्राइवेट थे, वो हाई कॉस्ट पे सामान बनाते थे, हाई प्राइसेस पर, तो प्राइसेस हर एक के लिए पे करना पॉसिबल नहीं था। तो उसके लिए क्या किया गया, गवर्नमेंट को आगे आना पड़ा। तो सोशलिस्ट पैटर्न सोसाइटी का बना रहे, डेवलपमेंट, सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, इस वजह से पब्लिक सेक्टर को अब उसका कार्यभार सौंपा गया। नेक्स्ट, रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट में रोल था, लेकिन कैसा था, रेगुलेटेड। उसको रेगुलेट कौन करा था, गवर्नमेंट। क्लियर। गवर्नमेंट रेगुलेट करती, स्टेट कंट्रोल के अंडर में थे। इट मीन्स कि उनको प्रोडक्शन के लिए या फिर उनको न्यू इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के बिना, लाइसेंस के बिना वो कोई नई इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते थे, कोई भी अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड नहीं कर सकते थे। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर प्लेस्ड बाय MRTP। रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए कि अपने प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज़ को बिना रजिस्ट्रेशन के या लाइसेंस के आप एक्सपेंड नहीं करेंगे, और कोई भी पावर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हैंड्स में नहीं दी गई। प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी उनको प्रोटेक्ट किया गया। हमारी ये जो फीचर्स थे
कि इसमें जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होगी उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको बचाया जाएगा, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा कुछ लेवल पे, जिससे कि उनका एक्सपेंशन हो सके और वो प्रोटेक्ट हो सके। और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का भी डेवलपमेंट होगा, लेकिन उनको रेगुलेट किया जाएगा। MRTP मीन्स मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव मतलब मोनोपोलिस्टिक क्या है, एक इंडिविजुअल ऑनर का, और रेस्ट्रिक्टिव ऐसे प्रैक्टिसेस एक्ट बनाए गए जिसके अंदर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट किया गया कि कुछ ही एरिया में वो प्रोडक्शन कर सकती हैं, पूरा उनको एक्सपेंड नहीं किया गया, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ एरिया को रिजर्व कर दिया गया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए जिससे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को मदद मिल सके। अगर उनके पास फाइनेंस की कमी है तो वो मदद लेकर के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। तो आपका प्रोटेक्ट किया गया किसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, और आपका रेगुलेट किया गया लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को। डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक significance. Industries of strategic significance like electricity generation were developed on prior basis. प्रायर बेसिस पर किसको डेवलप किया गया कि जो हमारे एक तरीके से जो इंडस्ट्रीज़ थी, हैवी इंडस्ट्रीज़ थी, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस हो रही थी। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, उसकी हर एक इंडस्ट्रीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है वो, तो इनको ज़्यादा डेवलपमेंट किया गया। इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी हो रहा था। इंजीनियरिंग गुड्स हो गया या फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हो गया, इनको ज़्यादा, क्योंकि इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो रहा था। फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे भी फोकस किया गया, क्योंकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। बीइंग की डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सेविंग वाज प्रमोटेड बाय ऑफरिंग हाई इंटरेस्ट रेट दे करके सेविंग को प्रमोट किया गया। और इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट किया गया, जैसे सब्सिडीज़ दे करके इन्वेस्टमेंट करा लिया कि आप इन्वेस्टमेंट करो, आपको कुछ रिटर्न में मिलेगा, या कैपिटल ग्रांट में। तो इस वजह से इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से फोकस किया गया सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट सेविंग होगी तभी जा कर के इन्वेस्टमेंट होगी, और इन्वेस्टमेंट होगी तो हमारे क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस होगा तो हमारे यहाँ पर इनकम जनरेट होगी। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, 1991 तक की पॉलिसी ऐसी थी कि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन कंपटीशन से भी प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब वो कैसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, हम जो भी सामान इंपोर्ट करते थे उन पर ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा लगा देते थे, जिससे कि जो इंपोर्ट कर रहा है सामान, जो अपने देश से जो सामान भेज रहा है उस पर हैवी बर्डन जाता था टैक्सेस का, तो वो अपना सामान हमारे यहाँ नहीं भेजता था। क्लियर। और इंपोर्ट्स पर फिर इस तरीके से हम क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे, हाई इंपोर्ट टैक्सेस लगा करके, ड्यूटीज़ लगा करके हम क्या कर रहे थे, उसको इंपोर्ट को बंद कर रहे एक तरीके से। फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है कि बाहर से सामान ना मंगा करके हम क्या करें, उसका एक सब्सटीट्यूशन अपने यहाँ पर ही तैयार करें। तो इस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे थे, जिससे कि हमारे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज जो है वो सेव हो सके। अगर हम बाहर से सामान मंगाएंगे इट मीन्स हमें अपनी करेंसी बाहर देनी पड़ेगी, हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन करना चाहिए, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन भी अडॉप्ट करना चाहिए। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, बाहर से सामान ना मंगा करके हम अपने यहाँ पर भी उसी सामान को प्रोड्यूस कर सकें। रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल नेक्स्ट है, इसमें ये था कि हम फॉरेन कैपिटल, इट मीन्स जो बाहर से इन्वेस्टमेंट करते हैं, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। इट मीन्स उसको हम क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। इट मीन्स हम बाहर से कोई भी इन्वेस्टमेंट अपनी कंट्री में नहीं करा रहे थे, क्योंकि पहले मानना ये था कि अगर हम बाहर से अपना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कराएंगे तो उससे हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, और हमारे अगर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कंपटीशन फेस करेंगे इट मीन्स कि वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। बट ये जो टाइम पीरियड था ये बहुत ज़्यादा लंबा खींच दिया गया, इतने लंबे टाइम पीरियड की ज़रूरत नहीं थी। फॉरेन कुछ ही टाइम पीरियड तक हम अपने प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करना था, बट इट लीड्स टू अ लॉन्ग टाइम पीरियड। सो मिनिमाइजिंग इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये हम रेस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे थे कि जिससे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हो उनका हमारे यहाँ पर जो इकोनॉमिक कंट्रोल हो वो बहुत कम से कम हो ही ना, ठीक है, ऑन द डोमेस्टिक मार्केट। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज प्लानिंग, सेंट्रल स्टेट प्रोग्राम अलाइंड विद सेंट्रलाइज प्लानिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड द कॉन्ट्रडिक्शन विद द ओवरऑल स्ट्रैटेजी ऑफ
ग्रोथ एज स्पेसिफाइड इन 5 ईयर प्लान। सेंट्रलाइज प्लानिंग की गई, प्रोग्राम्स जितने भी थे ग्रोथ और डेवलपमेंट के स्टेट लेवल पर, उनको सेंट्रलाइज प्लानिंग के साथ जोड़ दिया गया, जिससे कि ग्रोथ का जो ऑब्जेक्टिव है वो स्टेट लेवल के साथ साथ कॉन्ट्राडिक्ट ना, जिससे कि जो स्टेट में जो प्रोग्राम चल रहा है वो सेंट्रल प्रोग्राम के साथ कोलाइड ना करे। क्लियर? सो दीज आर द फीचर्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। नेक्स्ट, सक्सेस और अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग और की सक्सेस और अचीवमेंट क्या रही? फर्स्ट आपका है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में इंक्रीज हुआ ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इट्स ग्रेजुअली स्टार्ट इंक्रीजिंग थ्रू दो नॉट अ वेरी फास्ट पेस एंड रेट। इंक्रीज़ हुआ नेशनल इनकम में, भले ही ज़्यादा तेज़ी से नहीं लेकिन इंक्रीज़ हुआ। इकोनॉमी वॉज फ्री फ्रॉम डेडलॉक एंड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन था पहले प्रायर टू और ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस और प्रायर टू इकोनॉमिक प्लानिंग, जो स्टैग्नेशन था हमारी कंट्री में, उससे हम आज़ाद हो गए थे। इतनी इनकम हमारे यहाँ पर इंक्रीज़ हुई। इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम, क्योंकि अब इनकम इंक्रीज़ हुई है नेशनल इनकम, दैट मीन्स पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज़ हुई है। पर पर्सन इनकम भी जो बहुत पहले बहुत लो थी, अब वो एवरेज बेसिस पर इंक्रीज़ हुई है। दिस इनकम इज़ पर कैपिटा इनकम शोज दैट देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू ऑल सेक्टर ऑफ सोसाइटी। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम का होने का मतलब है कि हर एक सेक्टर में गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल थे सोसाइटी के। इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज। एग्रीकल्चर में इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल चेंज आया, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर के लिए न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की थी। हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लाए थे, हम उसमें जनरल रिफॉर्म लाए थे, हम उसमें टेक्निकल रिफॉर्म लाए थे, जैसे HYV सीड्स का यूज़ होना है, मशीन्स का यूज़ होना है, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट का यूज़ होना है, या आपका उनको इंटरमीडिएटरीज को हटाना है, ज़मींदारी सिस्टम को हटाना है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, क्रेडिट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। इस तरीके के इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल चेंजेस एग्रीकल्चर में आए, जिससे कि डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर का, जिसके किसके थ्रू? लैंड रिफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट करके। नेक्स्ट है राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज़ हुआ सेविंग और इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हुई है, नेशनल इनकम इंक्रीज़ हुई है, तो इससे हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट पे भी इफेक्ट पड़ा, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेविंग भी और इन्वेस्टमेंट भी। सेविंग होगी तो हम जा करके तब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री हमने पढ़ा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, उसका ग्रोथ भी हुआ और डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ। बेसिक हमारे पास पहले आपकी कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी, हमने वो सेटअप की, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वो उसने डेवलप करना स्टार्ट किया। सेल्फ सफिशिएंसी, हमने गुड्स, कंज्यूमर गुड्स हो चाहे आपका एग्रीकल्चरल में हो, हमने सेल्फ सफिशिएंसी का जो गोल था, जो ऑब्जेक्टिव था, उसको भी प्राप्त किया। इकोनॉमिक प्लानिंग से हमने ये सब प्राप्त किया। इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल और इकोनॉमिक दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए। की एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, पावर जनरेशन, IT सेक्टर, ठीक है, ये आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी डेवलप हुए। और साथ ही जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ये भी इम्प्रूव हुई और इनकी एक्सेसिबिलिटी भी इम्प्रूव हुई, मतलब कि डेथ रेट कम हो गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। अब हर एक व्यक्ति के पास क्या थी? फैसिलिटीज़ थी कि वो अपना इलाज करा सकता था, पहले ऐसा नहीं था। तो ये सब चीज़ें इम्प्रूव हुई है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बढ़ी है, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं, हेल्थ केयर और एजुकेशन। तो ये सब में भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट हुआ है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, कई सारे एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज भी क्रिएट हुई हैं, स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग 5 ईयर प्लान में, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो 5 ईयर प्लान्स हुए हैं उनमें आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट था उस इशू को भी लिया गया है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काफ़ी स्कीम्स बनाई गई है, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है। इंटरनेशनल ट्रेड पर भी प्रभाव पड़ा है। वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड इंक्रीज्ड एंड द कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वॉज चेंज्ड एज वेल। जो वॉल्यूम और वैल्यू है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड का, वो बढ़ा है, मतलब हमने ज़्यादा ट्रेड किया है, व्यापार किया है। वैल्यू ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड इट मीन्स मनी टर्म्स, वो भी इंक्रीज़ हुई है, इट मीन्स हमें अर्निंग भी हुई है। और जो कंपोजिशन था, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड मतलब कि हम क्या ट्रेड कर रहे हैं, क्या व्यापार कर रहे हैं, किन चीज़ों का व्यापार कर रहे हैं, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट हम किन चीज़ों का कर रहे हैं, तो वो भी आपका बदला है। जैसे पहले हम फूड प्रोडक्ट भी बाहर से मंगाते थे, इम्पोर्ट करते थे, अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर से सेल्फ सफिशिएंसी है,
एग्रीकल्चरल रिफॉर्म से, एग्रेरियन रिफॉर्म से सेल्फ सफिशिएंसी आई है। तो हमने वो सब कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड जो था वो हमारा बदला है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हम करते थे पहले, जिन सामानों का पहले हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, उन चीज़ों का हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना छोड़ दिया या बदल दिया हमने। इंडिया अब क्या करने लगा है, हम क्या करते इंपोर्ट करते थे फिनिश्ड गुड करते थे ना ब्रिटिशर्स के टाइम पर। ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर इम्पोर्टिंग फिनिश्ड गुड। अब हम फिनिश्ड गुड एक्सपोर्ट करने लगे हैं। और हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल्स, अब हम रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करने लगे हैं। वी आर इम्पोर्टिंग इनपुट्स फॉर द इंडस्ट्रियल आउटपुट, बट सम आर फेलियर्स इन द प्लानिंग इन इंडिया। सो व्हाट आर दीज? एब्जेक्ट पॉवर्टी अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाए गए हैं, उनके बावजूद क्योंकि आपका करीबन 20% जो पॉपुलेशन है अभी भी पॉवर्टी लाइन से नीचे है, क्योंकि आपका जो कई सारे हैं फेलियर, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के फेल होने के कई सारे कारण हैं कि जिनके तक सुविधा पहुंचनी चाहिए थी वहाँ उन्होंने इसका लाभ नहीं उठाया, या जो एग्जैक्ट में जो पुअर्स थे उन्होंने इसका फ़ायदा नहीं उठाया, उनको अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम रही हैं, उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो इस तरीके से अब पॉवर्टी अभी भी रह गई है। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन प्लानिंग ने का जो हमारे यहाँ जो पहले इन्फ्लेशन था उसको कंट्रोल करने में प्लानिंग फेल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, भले ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी दी गई हैं, लेकिन अब अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी एक प्रॉब्लम है जो कि ग्रोथ प्रोसेस में रुकावट बना बैठा है। इट इज़ रिपीटेड, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से हमारा डेवलप नहीं हुई है, पूरा टारगेट हम मीट करने में फेल हुए हैं। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि इकोनॉमिक गैप अभी भी है, रिच और पुअर के बीच में इकोनॉमिक गैप अभी भी है। जो डेवलपमेंट हुआ है दोनों सेक्शंस का वो बराबर तरीके से नहीं हो पाया है। रिच बिकम मोर रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर। क्लियर? तो ये जो आपका विगर्स है, widening of the economic gap between rich and poor constantly leading to social inequalities बहुत ज़्यादा हुई हैं, रिच और पुअर के बीच का गैप कम नहीं हुआ है। एंड देयरफॉर रिक्वायरमेंट, अब इसके लिए क्या करें, इसको कम करने के लिए हमने किसका क्या, फिर वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उनको सोशली और इकोनॉमिकली उनको रिजर्वेशन दिया गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।